turn on the bell notifications to receive the updates directly in your device. नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विकास नेहरा फिर से एक बार हाजिर हूं नेहरा क्लासेस का एक और इग्नाइटिंग द माइंड सेशन लेकर। ये हमारी ऑनगोइंग AWS सीरीज़ का सेशन नंबर 52 है और आज के इस सेशन में हम AWS S3 का एक और प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो इस कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं इवेंट नोटिफिकेशंस की, सर्वर लॉग्स की और स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग की। तो आज के इस सेशन में हम इन तीन चीज़ों को कवर करेंगे। पिछले सेशन में मैंने आपको ऑलरेडी AWS S3 के कुछ सर्विसेज की प्रैक्टिकल से रूबरू कराया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे हम प्राइवेट और पब्लिक बकेट्स क्रिएट कर सकते हैं और कैसे हम वर्जनिंग को यूज़ कर सकते हैं। तो आज का जो सेशन होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा और इससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सेशन में अंत तक बने रहिएगा। कहीं कोई भी डाउट हो तो आप लाइव चैट के माध्यम से कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन आप अपनी क्वेरीज़ को यहाँ तभी पोस्ट कर पाएंगे अगर आपने पहले से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आप अपनी क्वेरीज़ को भी पोस्ट कर पाएँ और आपको अपडेट्स भी समय से मिलते रहें। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या आप मुझे सही से सुन पा रहे हैं या नहीं। और आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा कि पिछले 10 दिन से मैं कोई सेशन कंडक्ट नहीं कर पाया। उसका एक रीज़न तो यह है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरा गला अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं है। और दूसरा ये है कि मैं काफ़ी दूसरे सारे जो मेरे पर्सनल वर्क थे उनमें मैं एंगेज था। थैंक यू सो मच बताने के लिए कि आप मुझे सुन पा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ से अब आपको सीधे लेकर चलूँगा मेरे AWS कंसोल के अंदर। तो आप यहाँ मेरे पीछे AWS मैनेजमेंट कंसोल को देख रहे होंगे। तो यहाँ से हम चलते हैं अपने S3 सर्विस पर। तो हम S3 सर्विस के अंदर आ चुके हैं। तो पिछले सेशन में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि कैसे हम बकेट्स क्रिएट करते हैं। तो आज के इस सेशन के लिए भी हमें एक बकेट की ज़रूरत होगी, क्योंकि जो पहले मैंने बकेट क्रिएट की थी उनको मैंने यहाँ से हटा दिया था। तो चलिए एक फ्रेश बकेट हम यहाँ क्रिएट कर लेते हैं। तो क्रिएट बकेट वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक कर दूंगा और यहाँ मुझे बकेट का नाम डिफाइन करना होगा। मैं बकेट का नाम दे देता हूँ नेहरा क्लासेस बकेट। आप जो नाम देना चाहते हैं वो नाम आप यहाँ दे सकते हैं। हमें इस बकेट को क्रिएट करते समय सेटिंग्स को किसी दूसरे एग्जिस्टिंग बकेट से कॉपी करने की अगर ज़रूरत है तो हम इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास कोई बकेट पहले से नहीं है तो हम इस चूज़ बकेट वाले ऑप्शन का यूज़ नहीं करेंगे। अब ऑब्जेक्ट ओनरशिप की बात कर लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये जो बकेट है प्राइवेट रहे, तो मैं यहाँ ACLs को डिसेबल ही रहने दूंगा, जो कि रिकमेंडेड ऑप्शन है। और मैं ये जो ब्लॉक पब्लिक एक्सेस सेटिंग है, इसमें ब्लॉक ऑल एक्सेस वाला जो चेक बॉक्स है इसको टिक ही रहने दूंगा। अब मैं अगर वर्जनिंग को इनेबल करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ इस वर्जनिंग को इनेबल करने के लिए ये इनेबल वाला जो ऑप्शन है इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा। ऐसा करने से मेरे इस बकेट पर वर्जनिंग इनेबल हो जाएगी और वर्जनिंग की मदद से मैं अपने डिलीटेड ऑब्जेक्ट्स को रीस्टोर कर सकता हूँ। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। डिफ़ॉल्ट एन्क्रिप्शन जो है SSE S3, इसी का हम यूज़ कर लेंगे। और एडवांस सेटिंग में भी हम अलग से कुछ चेंजेस नहीं करने वाले हैं। जैसे कि ऑब्जेक्ट लॉक है उसको हम अभी डिसेबल्ड ही रहने देते हैं। ऑब्जेक्ट लॉक जो है वो राइट वंस फ्रीड मैनी का काम करता है और ये आपके ऑब्जेक्ट्स को डिलीट या ओवरराइट होने से बचाने के लिए होता है, तो इसको भी हम इनेबल नहीं कर रहे हैं। तो चलिए क्रिएट बकेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं ताकि हम बकेट को क्रिएट कर पाएँ। अब देखिएगा, नेहरा क्लासेस बकेट के नाम से बकेट यहाँ क्रिएट हो चुका है। AWS रीजन है एशिया पैसिफिक मुंबई। और यहाँ जैसे ही मैं इस बकेट के नाम पर क्लिक करता हूँ मुझे कुछ इस तरीके के ऑप्शंस यहाँ देखने को मिलने लगते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट्स है, प्रॉपर्टीज़ है, परमिशंस है, मैट्रिक्स है, मैनेजमेंट है और एक्सेस पॉइंट है।
अब ऑब्जेक्ट्स वाले ऑप्शन पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ सिंपली मेरी जो फाइल्स हैं उनको मैं यहाँ से मैनेज कर पाऊँगा। मतलब जो भी कुछ इस बकेट में मैं रखना चाहता हूँ, जो भी फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं, उनको मैं यहाँ से ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ। तो चलिए यहाँ से हम कुछ फाइल्स को पहले अपलोड कर लेते हैं अपने इस बकेट के अंदर। तो अपलोड वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँगा। ऐड फाइल्स और ऐड फोल्डर, दो ऑप्शंस हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। तो मैं ऐड फाइल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से हमारा जो नेहरा क्लासेस का लोगो है उसको मैं यहाँ अपलोड कर लूँगा। वापस आ जाते हैं ऑब्जेक्ट्स वाले सेक्शन पर। तो आप देख सकते हैं कि नेहरा क्लासेस की जो लोगो फाइल है वो मैंने यहाँ से अपलोड कर ली है अपने इस बकेट के अंदर। ये जो URI क्या है और जो ऑब्जेक्ट एक्शंस के अंदर ये ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, इनको मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो इसको एक्सप्लेन अभी मैं नहीं करूँगा क्योंकि इसको मैं पहले ही कवर कर चुका हूँ। इसको आप पिछले सेशन में जाके दोबारा से फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ शो वर्जन्स करके आपको देखिए यहाँ टॉगल दिख रहा है। अगर ये टॉगल मैं ऑन कर देता हूँ तो यहाँ अगर वर्जन्स अवेलेबल हैं मेरे ऑब्जेक्ट के, वो मुझे दिखने लगते हैं। अब क्योंकि ये फ़ाइल जो है मैंने एक ही बार अपलोड की हुई है तो यहाँ हमें कुछ एडिशनली दूसरी फाइल्स या ऑब्जेक्ट्स यहाँ देखने को नहीं मिल रहे हैं। अगर मैं अपनी इस सेम फाइल को दोबारा से यहाँ अपलोड कर देता हूँ तो आप देख पाएंगे कि यहाँ अभी ये जो फाइल री अपलोड हुई है वो मुझे नहीं देखने को मिल रही है। मतलब उसका जो दूसरा वर्जन है वो मुझे यहाँ नहीं डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन अगर मैं इस शो वर्जन्स वाले टॉगल को इनेबल कर देता हूँ तो यहाँ से फिर आप देख सकते हैं कि ये दोनों ही जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो मुझे यहाँ देखने को मिल रहे हैं। मतलब ओरिजिनल फाइल तो मुझे दिख ही रही है, उसका वर्जन भी मुझे यहाँ देखने को मिल रहा है। और यहाँ देखिए उसके सामने ये एक निशान है L जैसा, ये हमें बता रहा है कि ये इसका वर्जन है और इसकी वर्जन आईडी यहाँ इसके सामने मेंशन्ड है और इसको कब मॉडिफाई किया गया था वो सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ देखने को मिल रही है। अब इसका फ़ायदा क्या है, मैंने आपको लास्ट सेशन में भी बताया था। इन केस अगर हम अपने ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को यहाँ से डिलीट कर देते हैं, चलिए मैं आपको डिलीट करके दिखा देता हूँ। तो जैसे ही मैं यहाँ ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को डिलीट करूँगा, ये जो ओरिजिनल फाइल थी यहाँ से चली जाएगी। आप देख सकते हैं कि हमारे इस बकेट के अंदर अभी कोई भी फाइल मौजूद नहीं है। लेकिन क्योंकि वर्जनिंग इनेबल्ड थी और जब हमने इसको रीअपलोड किया था तो उसका एक वर्जन वहाँ क्रिएट हो गया था। तो अगर मैं दोबारा से शो वर्जन्स पर क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ देखिए डिलीट मार्कर दिखाई देने लगेगा। अब ये जो डिलीट मार्कर है इसका क्या यूज़ है, ये एक तरीके से मेरे फाइल का बैकअप है, इसकी मदद से मैं अपनी फाइल को रीस्टोर कर सकता हूँ। तो अगर मैं इस डिलीट मार्कर को डिलीट कर दूँ तो मेरी जो ओरिजिनल फाइल थी वो रीस्टोर हो जाएगी। देखिए मैं करके दिखा देता हूँ, हालांकि ये भी मैं आपको बता चुका हूँ पिछले सेशन के अंदर। देखिए मैंने जैसे ही इसको डिलीट किया तो हमारी जो ओरिजिनल फाइल है वो हमें वापस यहाँ दिखने लगी। और अगर मैं 100 वर्जन्स करता हूँ तो उसके वर्जन्स भी हमें यहाँ देखने को मिल जाएंगे। अब अगर मैं इन दोनों फाइलों को यहाँ से डिलीट कर दूँ, मुझे यहाँ लिखना होगा परमानेंटली डिलीट और डिलीट ऑब्जेक्ट्स पे मैं क्लिक कर दूंगा, वापस आ जाऊंगा फाइल पर बकेट के अंदर। तो अब 100 वर्जन्स करने पर भी मुझे यहाँ कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने वर्जन्स को डिलीट कर दिया है। अब अगर हम वर्जनिंग को सस्पेंड करना चाहें तो हम कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होता है, हम प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाएंगे और प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाने पर हमें बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ देखने को मिलते हैं। इनके बारे में हम आज के सेशन में बात करेंगे। सबसे पहला ऑप्शन है बकेट वर्जनिंग और यहाँ एडिट का ऑप्शन हमें दिया गया है। इसकी मदद से हम अगर चाहें तो वर्जनिंग को सस्पेंड कर सकते हैं। सस्पेंड करने के लिए आई एक्नॉलेज वाला जो चेकबॉक्स है हमें टिक करना होगा और सेव चेंजेस पे क्लिक करना होगा। अब वर्जनिंग को मैंने कर दिया है सस्पेंड। अब अगर मैं वापस आता हूँ ऑब्जेक्ट्स पर और अपने इस फाइल को दोबारा से अपलोड करता हूँ तो देखिए क्या होगा। वापस आ जाते हैं। अभी ये जो फाइल अपलोड हो चुकी है
शो वर्जन्स पे भी क्लिक करता हूँ तो यहाँ कोई वर्जन हमें देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि फाइल एक ही बार अपलोड हुई है और वर्जन आईडी में हमें यहाँ अब नल देखने को मिल रहा है। अब मैं दोबारा से इस फाइल को रीअपलोड करता हूँ और शो वर्जन्स पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए शो वर्जन्स करने पर भी हमें इस फाइल का वर्जन यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है, जो सेकेंड टाइम हमने अपलोड किया था उसके बावजूद भी, क्योंकि वर्जनिंग जो है वो हमने सस्पेंड की हुई है। अब अगर हम वर्जनिंग को दोबारा से इनेबल अगर करना चाहें तो हम यहाँ बकेट वर्जनिंग वाले इसी सेम ऑप्शन का यूज़ करते हुए इसको दोबारा से इनेबल कर सकते हैं। सेव चेंजेस पर क्लिक करेंगे तो वर्जनिंग जो है वो इनेबल हो जाएगी। और अब हम एक बार फिर से सेम फाइल को रीअपलोड करके देखते हैं और शो वर्जन्स करते हैं, तो देखिए हमें यहाँ एक वर्जन यहाँ दिखने लगेगा। तो हम अगर चाहें तो वर्जनिंग को सस्पेंड कर सकते हैं, उसको इनेबल कर सकते हैं, और ऐसा करने के लिए हमने सिंपली उस बकेट के प्रॉपर्टीज़ में जाना होता है और यहाँ हमें एडिट का ऑप्शन दिया जाता है। अब यहाँ जिसको भी इस बकेट पर एक्सेस है वो ये चेंजेस कर सकता है। अगर आप चाहें तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन डिलीट वाले ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। ये एक एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी होती है जो कि बकेट वर्जनिंग सेटिंग्स और परमानेंटली डिलीटिंग ऑब्जेक्ट वर्जन्स को मैनेज करने के लिए यूज़ की जाती है, और इसको आप सिर्फ AWS CLI AWS SDK के थ्रू ही इनेबल कर सकते हैं। तो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन की मदद से अगर आप चाहते हैं कि हर कोई इसको इनेबल या डिसेबल ना कर पाए या फिर ऑब्जेक्ट वर्जन्स को परमानेंटली डिलीट ना कर पाए, तो आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। हम आ जाते हैं अब वापस। तो वर्जनिंग आपको समझ में आई होगी, कैसे काम करती है ये भी आपको समझ में आया होगा। अब दोबारा चलते हैं प्रॉपर्टीज़ पर। कुछ और जो ऑप्शंस यहाँ हमें दिए गए हैं उनको एक्सप्लोर करते हैं। अगर हम टैग्स को मैनेज करना चाहते हैं तो हम इस एडिट बटन पे जाके जो टैग्स हैं वो भी असाइन कर सकते हैं। आप जो है की और उसकी वैल्यू यहाँ डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको सपोज़ कीजिए नाम दे देता हूँ डेटा और वैल्यू में लिख देता हूँ स्टूडेंट। तो इस तरीके से आप टैग्स भी अगर चाहते हैं तो असाइन कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आ जाते हैं। डिफ़ॉल्ट एन्क्रिप्शन का ऑप्शन हमें यहाँ देखने को मिलता है। अगर हम इससे एडिट करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ से हम एन्क्रिप्शन का टाइप अगर चेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं। जैसे कि अभी मैं यहाँ SSE S3 का यूज़ कर रहा हूँ, अगर मैं SSE KMS का यूज़ करना चाहता हूँ तो उसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। ऑब्वियसली उसके लिए मुझे KMS की ज़रूरत होगी। डुअल लेयर सर्वर साइड एन्क्रिप्शन का अगर यूज़ करना चाहता हूँ तो उसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो हम जो डिफ़ॉल्ट वाला है फ़िलहाल उसी का यूज़ करेंगे। इसमें मैं अब फ़िलहाल कोई चेंजेस नहीं करूँगा। इसके अलावा यहाँ अगर हम कुछ और आगे बढ़ें, स्क्रॉल डाउन करें, तो यहाँ इंटेलिजेंट टियरिंग आर्काइव कॉन्फ़िगरेशंस का ऑप्शन हमें देखने को मिलता है। और यहाँ से हम जो स्टोरेज क्लास है उसका यूज़ कर सकते हैं इंटेलिजेंटली अपने डेटा को एक कॉस्ट इफ़ेक्टिव स्टोरेज पर शिफ्ट करने के लिए। तो ऑब्जेक्ट जो स्टोर्ड है, जो हमारे इस बकेट के अंदर स्टोर्ड है, वो अल्टीमेटली किस तरीके के क्लास ऑफ स्टोरेज का यूज़ कर रहा है, वो चीज़ हम यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ इसके बारे में आने वाले सेशंस में हम बात करेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ, उसके लिए हमें यहाँ क्रिएट कॉन्फ़िगरेशंस पर जाना होता है, कॉन्फ़िगरेशन का नाम डिफ़ाइन करना होता है और उसका जो स्कोप है वो चूज़ करना होता है। प्रीफिक्स जो है वो हम चाहें तो यहाँ ऐड करेंगे और टैग्स अगर चाहें तो असाइन कर सकते हैं। और उसके बाद जो है आर्काइव रूल एक्शंस हम यहाँ से डिफ़ाइन कर देंगे। तो जो स्टोरेज क्लास है उसको हम डिसाइड कर पाएंगे कि वो हम कौन सा वाला यूज़ करना चाह रहे हैं। इसके बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया हम आने वाले सेशंस में बात करेंगे। तो फ़िलहाल इसको हम छोड़ देते हैं, अब हम चलते हैं आगे। अब बात करेंगे हम सर्वर एक्सेस लॉगिंग की। तो सर्वर एक्सेस लॉगिंग क्या है? बेसिकली आपके बकेट लॉग्स का ये काम करता है। तो जो भी लॉग रिक्वेस्ट्स हैं आपके बकेट के लिए, जो एक्सेस रिक्वेस्ट हैं आपके बकेट के लिए,
उसके लिए होता है। तो अगर आप इसको इनेबल करना चाहते हैं तो आपको एडिट वाले ऑप्शन पे जाना होता है और यहाँ से सिंपली इस इनेबल वाले ऑप्शन को टिक करना होता है। उसके बाद आप जो लॉग्स हैं उनको कहाँ रखेंगे, तो उसके लिए आपको डेस्टिनेशन डिफाइन करना होता है। अब डेस्टिनेशन में आपको यहाँ से बकेट को सेलेक्ट करना है। तो आप चाहें तो उसको एग्जिस्टिंग बकेट में रखने का ऑप्शन यहाँ आपको दिया जाता है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो एक नए बकेट में उसको रख सकते हैं, लेकिन ये एक बेटर प्रैक्टिस नहीं है कि आप सेम बकेट में उसी के लॉग्स को रखें। तो एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस क्या है कि आप एक सेपरेट बकेट को यहाँ सेलेक्ट करें एज ए डेस्टिनेशन, ताकि वहाँ आप वो जो लॉग्स हैं उनको आसानी से ज़रूरत पड़ने पर उनका यूज़ कर सकें, उनको एनालाइज कर सकें और उनसे फिर पता कर सकें कि कौन आपके बकेट को एक्सेस कर रहा है, कि आपके बकेट के साथ चल रहा है। तो इसको करने के लिए मैं अभी एक जो नया फ्रेश बकेट है वो क्रिएट करूँगा। इसके अलावा जो लॉग ऑब्जेक्ट की फॉर्मेट है वो किस तरीके का आप रखना चाहते हैं, जिसमें डेस्टिनेशन, प्रीफिक्स, डेट, टाइम, मंथ, आवर, मतलब जो नाम है वो किस तरीके का होगा उन लॉग्स के लिए, और उसमें मतलब जो लॉग्स हैं वो किस तरीके से वहाँ आपको देखने को मिलेंगे। तो उसमें आप जो है डेस्टिनेशन प्रीफिक्स क्या रखना चाहते हैं, उसमें डेट, मंथ, ईयर, आवर, मिनट, वो सारी चीज़ें आएँ। एक यूनिक स्ट्रिंग अगर आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, ताकि आप उसको अच्छे से फिर लॉग्स को एनालाइज कर सकें। तो मैं यहाँ से एक दूसरा बकेट क्रिएट करूँगा पहले। तो हम चले जाते हैं दोबारा से S3 सर्विस के अंदर और यहाँ से क्रिएट बकेट करके एक नया बकेट क्रिएट कर लेते हैं और इसको मैं नाम दे देता हूँ नेहरा क्लासेस बकेट लॉग्स, और इसको हम प्राइवेट ही रखेंगे। वर्जनिंग इनेबल कर देते हैं और सिंपली क्रिएट बकेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको क्रिएट कर लेते हैं। तो हमने अब एक और बकेट क्रिएट कर लिया है नेहरा क्लासेस बकेट लॉग्स के नाम से। अब हम पिछले बकेट पे जाएंगे, दोबारा से प्रॉपर्टीज़ पर जाएंगे और यहाँ से हम जो ये सर्वर एक्सेस लॉगिंग है इसको एडिट करेंगे, सर्वर एक्सेस लॉगिंग को इनेबल करेंगे, ब्राउज़ पर जाएंगे और ये जो हमने नया बकेट क्रिएट किया है नेहरा क्लासेस बकेट लॉग्स, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, चूज़ डेस्टिनेशन पे क्लिक कर देंगे। तो ये यहाँ से सेलेक्ट हो जाएगा और यहाँ से हम जो लॉग ऑब्जेक्ट की फॉर्मेट है वो कौन सा रखना चाहते हैं वो हम यहाँ से रख सकते हैं। इसके अलावा जो सोर्स है डेट यूज्ड इन लॉग ऑब्जेक्ट फॉर्मेट वो किस तरीके का है, S3 इवेंट टाइम है या लॉग फाइल डिलीवरी टाइम है, वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं अगर हम सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं तो। अदरवाइज़ हम फर्स्ट वाले के साथ जा सकते हैं। सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे तो अब ये जो बकेट है इसके एक्सेस लॉग जो हैं वो हमें वहाँ दूसरे बकेट में देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ जो नेक्स्ट चीज़ है वो है AWS क्लाउड ट्रेल डेटा इवेंट्स। AWS क्लाउड ट्रेल डेटा इवेंट्स का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट लेवल लॉग्स अगर आप देखना चाहते हैं, उनको इनेबल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको फिर उनको कॉन्फ़िगर करना होगा क्लाउड ट्रेल के अंदर। तो यहाँ से आपको ऑप्शन दिया गया है कि आप यहाँ से सीधे चले जाएं क्लाउड ट्रेल के अंदर और यहाँ से अगर आप ऑब्जेक्ट लेवल लॉग्स को इनेबल करना चाहते हैं तो वो इनेबल कर सकते हैं। हमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको ऑब्जेक्ट लेवल लॉग्स की ज़रूरत है तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ आप क्रिएट ट्रेल करेंगे और जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स हैं वो यहाँ से मेंशन कर देंगे, जिसमें कि ट्रेल का नाम, स्टोरेज का लोकेशन और जो बाकी चीज़ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ से अटैच करेंगे, यहाँ पे मेंशन करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको भी नहीं कर रहा हूँ। तो दोनों तरह के लॉग्स को यहाँ से मैनेज करने का ऑप्शन आपको दिया जाता है। जो बकेट लेवल लॉग्स हैं वो सर्वर एक्सेस लॉगिंग के अंदर आते हैं और जो ऑब्जेक्ट लेवल लॉग्स हैं उसके लिए आप क्लाउड ट्रेल का यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आप इवेंट नोटिफिकेशंस को यूज़ करना चाहते हैं, अगर आप नोटिफिकेशंस भेजना चाहते हैं, अगर एक सर्टेन इवेंट अकर होता है आपके बकेट के अंदर तो उसके लिए आप इवेंट नोटिफिकेशंस का यूज़ कर सकते हैं।
मतलब अगर आप ये चाहते हैं कि एक कोई सर्टेन इवेंट अगर होता है अगर आपके बकेट में, तो आपको एक अलर्ट आ जाए, आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाए, तो उसके लिए इस सर्विस का यूज़ किया जा सकता है। या फिर अगर आप किसी दूसरी सर्विस को ट्रिगर करना चाहते हैं उस इवेंट के अकर होने पर, उसके लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ आपको क्रिएट इवेंट नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन दिया जाएगा, इस पर जाना है। इवेंट का नाम आपको यहाँ डिफ़ाइन करना होगा, तो मैं इसको सपोज करिए नाम दे देता हूँ नेहरा क्लासेस बकेट इवेंट। उसके बाद यहाँ इसमें प्रीफिक्स और सफिक्स के ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। अगर आप यहाँ इस प्रीफिक्स वाले को खाली छोड़ देंगे तो ये पूरे बकेट के लिए काम करेगा। मतलब ये जो प्रीफिक्स और सफिक्स है ये ऑप्शनल है। अगर आप पूरे बकेट पर होने वाले इवेंट के लिए काम करना चाह रहे हैं तो आप इनको खाली छोड़ेंगे। अगर आप बकेट के अंदर किसी फोल्डर के लिए ये काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस प्रीफिक्स वाले ऑप्शन का यूज़ कर लेंगे। जैसे कि यहाँ एक इमेजेस नाम का फोल्डर अगर है मेरे बकेट में और उसके अंदर अगर कोई इवेंट अगर होता है तो उसका नोटिफिकेशन मुझे आ जाए, तो मैं यहाँ इस तरीके से प्रीफिक्स का यूज़ कर लूँगा। मैं यहाँ लिख दूँगा इमेजेस, या कोई दूसरा फोल्डर है, मान लिया डेटा नाम का फोल्डर है तो मैं डेटा लिख दूँगा। इस तरीके से हम प्रीफिक्स का यूज़ कर लेंगे। हम चाहें तो सफिक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। मान लिया कि मैं चाहता हूँ कि सारी की सारी जो DOC फाइल्स हैं उनके लिए ये काम करे, तो मैं यहाँ फिर सफिक्स वाला ऑप्शन यूज़ कर लूँगा। अब इवेंट किस टाइप का है वो चीज़ भी मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट इवेंट्स के लिए नोटिफिकेशन आए, तो मैं ये जो ऑल ऑब्जेक्ट क्रिएट इवेंट्स वाला ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर लूँगा। और इसमें भी अगर मैं स्पेसिफाई करना चाहूँ, जैसे कि पुट ऑपरेशन है, पोस्ट है, कॉपी है या मल्टी पार्ट अपलोड कंप्लीटेड है, तो उनको मैं एक एक करके यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं ऑल कर लूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट वो सारे हो जाएंगे। अगर ऑब्जेक्ट रिमूवल का कोई इवेंट है तो वो मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ, परमानेंटली डिलीटेड है या डिलीट मार्कर क्रिएटेड है। अगर इंडिविजुअली करना चाहता हूँ तो उसको भी कर सकता हूँ। ऑब्जेक्ट रीस्टोर के लिए अगर कोई इवेंट में अकर होने पर नोटिफिकेशन भेजना चाहता हूँ तो इसका यूज़ कर सकता हूँ। ऑब्जेक्ट ACL इवेंट के लिए अगर नोटिफिकेशन भेजना चाहता हूँ तो उसका यूज़ कर सकता हूँ। ऑब्जेक्ट टैगिंग के लिए करना चाहता हूँ तो उसका यूज़ कर सकता हूँ। रिड्यूस रिडंडेंसी स्टोरेज ऑब्जेक्ट लॉस्ट इवेंट का यूज़ करना चाहता हूँ तो इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इनका मैं यूज़ कर लूँगा। और लाइफ साइकिल ट्रांजिशन इवेंट्स के लिए भी अगर मैं नोटिफिकेशन भेजना चाहता हूँ तो उसको भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। और इसी तरीके से इंटेलिजेंट टियरिंग आर्काइविंग इवेंट्स के लिए नोटिफिकेशन अगर मुझे भेजने हैं तो उसका भी मैं यहाँ यूज़ कर सकता हूँ, उसके लिए भी मुझे ऑप्शन दिया जाता है। अब इसके बाद आपको पता चल गया कि कौन से इवेंट के लिए आपको करना है। अब ये जो इवेंट है इसके अकर होने पर हो क्या, ये चीज़ अब आपको यहाँ डिसाइड करनी है। मान लिया कि आप चाहते हैं कि कोई एक लैम्बडा फंक्शन की स्क्रिप्ट है जो S3 इवेंट्स पर बेस्ड है वो रन हो जाए, तो आप फिर यहाँ लैम्बडा फंक्शन सेलेक्ट करेंगे डेस्टिनेशन के अंदर और यहाँ से उस फंक्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि सीधे जो नोटिफिकेशन है वो किसी आदमी के पास चला जाए, पैरेलल प्रोसेसिंग, तो यहाँ SNS टॉपिक वाला ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है और जो टॉपिक आपने क्रिएट किया होगा सिंपल नोटिफिकेशन सर्विस के अंदर वो आप यहाँ से ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि जो नोटिफिकेशन है वो SQS क्यू को चला जाए जिसको कि किसी सर्वर के द्वारा पढ़ लिया जाए, तो फिर उसके लिए आप ये जो SQS क्यू वाला ऑप्शन है ये यूज़ कर सकते हैं। और इसमें फिर आप फर्दर जो SQS क्यू ARN है AWS रिसोर्स नेम वो यहाँ से मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ अगर मैं चाहता हूँ कि नोटिफिकेशन सीधे किसी के पास चला जाए, किसी पर्टिकुलर आदमी के पास चला जाए, किसी बंदे के पास चला जाए, तो मैं SNS टॉपिक वाला ऑप्शन चूज़ करूँगा और यहाँ से फिर उस टॉपिक को ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर लूँगा, या फिर मैं SNS टॉपिक का जो ARN है वो यहाँ मेंशन कर सकता हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखाऊं तो कल मैं इसको आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखा दूंगा नेक्स्ट सेशन के अंदर। तो बेसिकली आपको एक नया टॉपिक क्रिएट करना है, जैसे कि मैं नाम दे देता हूं नेहरा क्लासेस बकेट
नोटिफिकेशन किस टाइप का हो, स्टैंडर्ड रख लेते हैं। और जैसे ही मैं यहाँ से क्रिएट टॉपिक करूँगा, अब मैं यहाँ उस टॉपिक को देख पाऊँगा। देखिए, तो यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेना है और सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। लेकिन अभी ये काम नहीं करेगा क्योंकि इसमें जो है पॉलिसीज़ के अंदर हमें चेंजेस करने होंगे एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए, इसलिए यहाँ पर एरर दे रहा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊं तो नेक्स्ट सेशन में मैं इसको प्रैक्टिकली आपको करके दिखा दूंगा कि कैसे हम S3 बकेट के नोटिफिकेशन इवेंट्स को नोटिफिकेशन सर्विस की मदद से किसी पर्टिकुलर यूज़र को भेज सकते हैं। चलिए वापस आ जाते हैं, अब चलते हैं आगे। तो ये था इवेंट नोटिफिकेशन। इसमें हमें अमेज़ॉन इवेंट ब्रिज का भी ऑप्शन दिया जाता है। तो अगर हम एडिट पर जाएंगे तो हम यहाँ से नोटिफिकेशन भेज सकते हैं डायरेक्टली अमेज़ॉन इवेंट ब्रिज को। तो इसको हमें यहाँ ऑन करना पड़ेगा। अब इसको ऑन मत कीजिएगा, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ ये कर सकते हैं। अब इसका यूज़ क्या है? AWS इवेंट ब्रिज जो है एक सर्वरलेस इवेंट बस होती है जो कि इवेंट को रिसीव करती है किसी AWS की सर्विस से, और यहाँ से आप डायरेक्टली जो आपके S3 बकेट के इवेंट्स हैं उनको यहाँ से भेज सकते हैं AWS इवेंट ब्रिज के पास। इसका यूज़ किया जाता है AWS S3 के इवेंट्स के द्वारा। अगर आप चाहते हैं कि भाई मेरे अगर बकेट में कोई इवेंट अकर हुआ और उसके हिसाब से कोई एप्लीकेशन है जो काम करे, जैसे कि कई बार हमें कुछ एडिशनल कैपेबिलिटीज़ के लिए इवेंट ब्रिज की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें कि हम इवेंट ड्रिवन एप्लीकेशंस का यूज़ कर रहे होते हैं। तो उसमें हम अगर ये चाहते हैं कि हमारे बकेट में अगर कोई इवेंट अकर होता है उसके हिसाब से हमारे एप्लीकेशन के अंदर कोई चेंज आ जाए, तो वहाँ फिर हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए अमेज़ॉन इवेंट ब्रिज में जाकर हमें इसको सिंपली यहाँ से ऑन करना है। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र एक्सीलरेशन। तो आपको पता ही है कि जो ट्रांसफ़र एक्सीलरेशन है उसका काम क्या है। देखिए, अमेज़ॉन S3 ट्रांसफ़र एक्सीलरेशन जो है वो स्पीड अप करता है आपके फाइल ट्रांसफ़र्स को। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस के बीच में, मान लिया कि आपका जो क्लाइंट है वो काफ़ी दूर है आपके S3 बकेट से, तो उसके लिए ट्रांसफ़र एक्सीलरेशन का यूज़ किया जाता है। और यहाँ जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अमेज़ॉन क्लाउड फ्रंट ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटेड एज लोकेशंस का यूज़ किया जाता है। तो आपका जो फाइल ट्रांसफ़र है वो लॉन्ग डिस्टेंस पर भी काफ़ी तेज़ी से हो, उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो अगर आप ट्रांसफ़र एक्सीलरेशन को इनेबल करना चाहते हैं अपने बकेट पे तो आसानी से आप कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एडिशनल चार्जेस पे करने होंगे। तो हम यहाँ इसको नहीं करने वाले हैं। आप करके देखना चाहते हैं तो एडिशनल चार्जेस पे करके आप इसको करके देख सकते हैं। इसके बाद है ऑब्जेक्ट लॉक। तो अगर आप ये चाहते हैं कि जो आपकी फाइल है, आपके ऑब्जेक्ट्स हैं, वो एक्सीडेंटली डिलीट ना हो, ओवरराइट ना हो फॉर अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम और इंडेफिनेटली, तो आप ऑब्जेक्ट लॉक वाले ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ये चीज़ है कि अगर आप ऑब्जेक्ट लॉक को इनेबल कर देंगे तो ये परमानेंटली क्या करेगा, आफ्टर यू इनेबल ऑब्जेक्ट लॉक फॉर अ बकेट यू कांट डिसेबल इट। तो फिर ये डिसेबल नहीं होगा और सस्पेंड वर्जनिंग फॉर दैट बकेट। तो ये दो चीज़ें हैं जो यहाँ फिर आप नहीं कर पाएंगे। ये परमानेंटली अलाउ करता है ऑब्जेक्ट्स को इस बकेट के अंदर कि वो लॉक हो जाएं, और ऑब्जेक्ट लॉक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो रिक्वायर्ड है इन बकेट आफ्टर बकेट क्रिएशन टू प्रोटेक्ट ऑब्जेक्ट्स इन दिस बकेट फ्रॉम बीइंग डिलीटेड और ओवररिटन। तो आपके ऑब्जेक्ट्स को डिलीट होने से बचाने के लिए, ओवरराइट होने से बचाने के लिए इस ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। और अगर एक बार आप इसको इनेबल कर देंगे किसी बकेट पर तो फिर आप यू कांट डिसेबल ऑब्जेक्ट लॉक, और फिर आप इसको डिसेबल नहीं कर सकते हैं या सस्पेंड नहीं कर सकते हैं वर्जनिंग को
उस पर्टिकुलर बकेट के लिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसको भी हम अभी नहीं करेंगे, इसके बारे में बाद में बात करेंगे दोबारा। अब इसके बाद है रिक्वेस्टर पेज। तो ये एक और ज़बरदस्त ऑप्शन है जो अगर आप चाहें तो अपने बकेट पर इनेबल कर सकते हैं। अगर आपने इसको इनेबल कर दिया तो होगा क्या, जो रिक्वेस्टर है वो पे करेगा रिक्वेस्ट्स के लिए और डेटा ट्रांसफ़र की कॉस्ट को। और ऐसा करने पर अगर आप रिक्वेस्टर पे वाला ऑप्शन इनेबल कर देते हैं, जो एनोनिमस एक्सेस है आपके बकेट का वो डिसेबल हो जाएगा। मतलब आपके बकेट को कोई AWS अकाउंट होल्डर ही एक्सेस कर पाएगा जिसके पास एक्सेस है, और उसके लिए उसको फिर चार्जेस पे करने होंगे। और जो एनोनिमस एक्सेस है आपकी बकेट का वो हो जाएगा डिसेबल। तो अगर आप ये रिक्वेस्टर पेज वाला ऑप्शन इनेबल करना चाहते हैं तो आप इसको सिंपली यहाँ से इनेबल पे क्लिक करके सेव चेंजेस पे क्लिक करके यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग की। तो स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग वाला जो ऑप्शन है बहुत ही ज़बरदस्त है। आप AWS S3 के अंदर इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं स्टैटिक वेबसाइट को होस्ट कराने के लिए। उसके लिए आपके पास वेबसाइट के कोड का होना ज़रूरी है। तो अगर आपके पास किसी वेबसाइट का कोड है तो आप आसानी से उस कोड का यूज़ करते हुए वेबसाइट को यहाँ होस्ट करा सकते हैं। मेरे पास क्योंकि कोई किसी वेबसाइट का कोड नहीं है तो मैं यहाँ इसको इंटरनेट से डाउनलोड कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। तो मैं यहाँ लिखता हूँ फ्री वेबसाइट टेम्पलेट, और यहाँ से ये फ्री CSS वाली एक वेबसाइट है। इस पर आपको फ्री में बहुत सारे टेम्पलेट्स देखने को मिल जाएंगे। आप किसी भी एक टेम्पलेट को यहाँ से कर लेंगे डाउनलोड। जब ये फाइल डाउनलोड हो जाए, क्योंकि ये जिप फाइल है, इसको आपको अनजिप करना होगा। तो देखिए ये फ़ाइल यहाँ डाउनलोड हो चुकी है। तो मैं इस फाइल को यहाँ से अनजिप करके डेस्कटॉप पर कॉपी कर लेता हूँ। तो देखिए एक कोड ये है मेरे पास और एक और कोड है मेरे पास दूसरी वेबसाइट का, ये वाला। तो दो कोड्स हैं मेरे पास, इनमें से किसी भी कोड का मैं यूज़ करूँगा उस वेबसाइट को यहाँ आपको होस्ट करके दिखाने के लिए। तो उसके लिए हमें पब्लिक बकेट की ज़रूरत होगी। तो मैं क्या करता हूँ, एक और एडिशनल बकेट यहाँ क्रिएट कर लेता हूँ, पब्लिक बकेट, और उसको मैं नाम दे देता हूँ नेहरा क्लासेस वेब। अब ये जो बकेट है ये पब्लिक बकेट होगी। तो मैं यहाँ ACLs को इनेबल कर दूँगा, और ये जो ब्लॉक पब्लिक एक्सेस सेटिंग वाला ऑप्शन है इसको मैं यहाँ से अनचेक कर दूँगा। आई एक्नॉलेज वाले चेकबॉक्स को मुझे टिक करना होगा ऑब्वियसली। अगर मैं वर्जनिंग इनेबल करना चाहता हूँ तो कर सकता हूँ, और बाकी चीज़ों में हम चेंजेस नहीं करेंगे और क्रिएट बकेट पे क्लिक करके बकेट क्रिएट कर लेंगे। देखिए तो यहाँ हमने एक नेहरा क्लासेस वेब के नाम से बकेट क्रिएट कर लिया है। अब ये जो बकेट है यहाँ हमें अपने वेबसाइट के कोड को डिप्लॉय करा देना है। तो यहाँ हम अपलोड वाले ऑप्शन पर जाएंगे और सिंपली जो भी हमारे वेबसाइट का कोड है उसे यहाँ एज इट इज़ अपलोड कर देंगे। तो मैं ये जो कोड मैंने डाउनलोड किया है इसका यूज़ कर लेता हूँ। तो सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैं ये काम कर लूँगा यहाँ से। तो जितनी भी ये फाइल्स और यहाँ फोल्डर्स हैं इनको मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ और अपलोड पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये जितनी भी फाइल्स हैं, जितने भी फोल्डर्स हैं, वो सभी थोड़ी देर के बाद यहाँ अपलोड हो जाएंगे। और फिर क्या करना होगा, मुझे इनको पब्लिक करना होगा, क्योंकि अभी बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट हमें देखने को मिलेंगे। देखिए जितनी भी फाइल्स हैं, जो भी कोड है हमारी वेबसाइट का, वो यहाँ हमने अपलोड कर लिया है। अब इन सारे फाइल्स को हमें सेलेक्ट करना है, एक्शंस वाले बटन पर जाना है, मेक पब्लिक यूजिंग ACL ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके मेक पब्लिक पर क्लिक कर देना है। तो ये जितने भी फाइल्स हैं ये सारी पब्लिक हो जाएंगी। अब वापस जाना है प्रॉपर्टीज़ में, और ये जो सबसे लास्ट में ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग, इस पर जाना है, एडिट पर क्लिक करना है, स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग वाले ऑप्शन पे जाना है, इनेबल कर देना है
होस्टिंग का टाइप क्या है, होस्ट अ स्टैटिक वेबसाइट, तो इसी को हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ हमें जो इंडेक्स डॉक्यूमेंट है उसका नाम मेंशन करना है, जो जनरली होता है index.html, और फिर हम यहाँ सेव चेंजेस पर कर देंगे क्लिक। इतना कर लेने के बाद जब हम स्टैटिक वेबसाइट वाले होस्टिंग वाले ऑप्शन को देखेंगे तो हमें यहाँ एक वेबसाइट एंड पॉइंट देखने को मिलेगा। ये बेसिकली एक URL है जिसके थ्रू हमारी वेबसाइट एक्सेस होनी है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे हमारी वेबसाइट लाइव हो चुकी है और उसको हम एक्सेस कर पाएंगे। देखिए कितना आसान है। तो इस तरीके से अगर हम किसी स्टैटिक वेबसाइट को अगर होस्ट कराना चाहते हैं AWS S3 सर्विस की मदद से, तो इस तरीके से हम उसको कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ के अंदर जितने भी ऑप्शंस हमें यहाँ प्रोवाइड किए गए हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया है। कुछ चीज़ें जो हैं, जो मैंने आज कहा है कि हम आने वाले सेशंस में कवर करेंगे तो उनको हम आने वाले सेशंस के अंदर कवर करेंगे। जो बकेट नोटिफिकेशन है, इवेंट नोटिफिकेशन, उसको अगर आप प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं तो अभी चैट बॉक्स में आप यस लिख दीजिएगा, मैं नेक्स्ट सेशन में उसको आपको कवर करके दिखाऊंगा। और अगर हम बात कर लें बाकी दूसरे जो ऑप्शंस हमें यहाँ दिए गए हैं, जैसे कि परमिशंस, तो यहाँ से हम बकेट पॉलिसी और परमिशंस को मैनेज कर सकते हैं। इनके बारे में भी हम आने वाले सेशंस में बात करेंगे। मैट्रिक्स के अंदर जाकर हम बकेट का साइज़, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से देख सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। लाइफ साइकिल रूल्स को हम इस मैनेजमेंट सेक्शन के अंदर जाकर कर सकते हैं। और एक्सेस पॉइंट के अंदर हमें जाकर क्रिएट एक्सेस पॉइंट का ऑप्शन दिया जाता है। इसके बारे में भी हम आने वाले सेशंस में बात करेंगे। तो आज के सेशन में फ़िलहाल इतना ही। अब अगर आप ये बकेट नोटिफिकेशन वाला जो प्रैक्टिकल है वो आप नहीं कर सकते हैं, मेरी कोशिश ये है कि आप एक बार उसको पहले प्रैक्टिकली खुद से करके देखिएगा। अगर आपसे नहीं होता है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट सेशन में पहले मैं उसको कवर करूँगा और उसके बाद हम ये जो बाकी चीज़ें हैं इनको यहाँ कवर करेंगे। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही। अब मैं आ जाता हूँ वापस। फ़िलहाल इन बकेट्स को मैं यहाँ से कर दूँगा रिमूव। तो बकेट को रिमूव करने के लिए पहले बकेट को करना होगा एम्प्टी। अब मेरी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेशंस लिए जाएं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन आपको कल के बारे में पता नहीं होता कि कल क्या होने वाला है। और मेरी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बीच में आवाज़ भी नहीं निकल रही थी गले से, तो उस वजह से मैं सेशंस नहीं कंडक्ट कर पाया। लेकिन अब कोशिश ये रहेगी कि जल्दी से जल्दी हम इस ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लें। तो देखिए बकेट एम्प्टी हो चुकी है और इसको हम अब अगर चाहें तो डिलीट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर आप बकेट को डिलीट करना चाहते हैं तो आप बकेट को डिलीट कर सकते हैं। चलिए अब मैं आ जाऊंगा वापस आपके कमेंट्स लेने के लिए, और जो बाकी चीज़ें हैं उनको हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। 1 मिनट का टाइम दीजिएगा ताकि आपके कमेंट्स को मैं स्क्रीन पर भी डिस्प्ले करा सकूं। चलिए, शाश्वत ओझा जी हेलो। संजीव कुमार मिश्रा जी ने बेसिक लेवल मेंबरशिप ज्वाइन की है, वेलकम टू नेहरा क्लासेस। गुड इवनिंग संजीव जी। ग्रेटा ग्रेस जी गुड इवनिंग। देवेंद्र जी राम राम। ग्रेटा ग्रेस जी कह रहे हैं यस यू आर ऑडिबल, थैंक यू सो मच। डॉक्टर आराध्या तिवारी ऑल गुड बोल रहे हैं, थैंक यू। फैज़न खान जी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द लाइव सेशन। जयप्रकाश जी गुड इवनिंग। संदीप जी गुड इवनिंग, टेक केयर, थैंक यू। ओंकार शुक्ला जी वेलकम बोल रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ज़फ़रुल हसन जी थैंक्स अ लॉट बोल रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद लाइव सेशन को ज्वाइन करने के लिए। कुणाल जी हेलो। हंजला जी सर कुबरनेटिस फिर गा क्या, समझ में नहीं आया क्या लिख रहे हैं। देखिए अभी AWS कंप्लीट करेंगे पहले हम, जैसे कि मैंने आपको बताया था, फिर हम डोकर कुबरनेटिस आपके लिए लेकर आएंगे। वी स्टूडियो थैंक यू फॉर टुडे सेशन, बहुत बहुत धन्यवाद। नकुल शर्मा जी कह रहे हैं सर रूट पासवर्ड भूल गया हूँ, अब मोबाइल एक्सटर्न में पासवर्ड मांग रहा है, क्या करूँ। रूट का पासवर्ड रिसेट कर लीजिए, उसका ऑलरेडी सेशन आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पर। संजीव दीक्षित जी गुड इवनिंग। राहुल गुप्ता जी
बिल्कुल सही कहा, कंसोल से चेंज करना पड़ेगा। आप भूले नहीं होंगे एक्चुअली क्या है, RHL 9 में रूट के पासवर्ड से के थ्रू डायरेक्टली लॉगिन करना अलाउ नहीं होता। मतलब रूट से SSH नहीं कर सकते हैं आप बाय डिफ़ॉल्ट, जब तक कि आपने उसको अलाउ ना कर रखा हो। तो आप जो है एक बार लोकली ट्राई कीजिए, फिर भी ना हो तो रूट का पासवर्ड रीसेट कर लीजिए। मोनिश जी हाय। अरुण अग्रवाल जी कह रहे हैं वेरी गुड इवनिंग फ्रॉम लॉन्ग टाइम नो वीडियोज़ वॉज वेटिंग फॉर योर सेशन, होप वी गेट टू सी रेगुलर सेशंस नाउ, थैंक यू फॉर योर हार्ड वर्क। थैंक यू सो मच। देखिए कोशिश यही रहेगी कि हम जो हमारा शेड्यूल है मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 9:30 उस पर रेगुलर सेशंस लेकर आएँ। लेकिन कई बार बहुत सारे ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि आप चीज़ें उस तरीके से नहीं डिलीवर कर पाते, और ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ है। पिछले हमारे 4 साल का जो ये रिश्ता है उसमें मैंने कोशिश यही की है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेशंस टाइम पर डिलीवर किए जाएं, चाहे कुछ भी कंडीशन रही हो। लेकिन पिछले कुछ दिनों से इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब थी कि आवाज़ जो है ढंग से नहीं निकल पा रही थी, तो फिर कोई मतलब नहीं है सेशन कंडक्ट करने का भी। तो मैं ये सोच रहा था कि क्यों ना इस टाइम को यूटिलाइज़ कर लिया जाए और जो मेरे बाकी पेंडिंग वर्क हैं उनको कंप्लीट कर लिया जाए। तो इस वजह से सेशंस मैं लेकर नहीं आ पा रहा था, और इनफैक्ट आपको कोई अपडेट भी नहीं प्रोवाइड कर पा रहा था, क्योंकि बिल्कुल मैं ऑक्यूपाइड था, तबीयत भी सही नहीं थी और ऑक्यूपाइड भी था। तो फिर मैंने यही सोचा कि एटलीस्ट इस टाइम को यूटिलाइज़ कर लिया जाए, और बाद में फिर जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगा फिर हम रेगुलर सेशंस कंडक्ट कर लेंगे। मोबा एक्सटर्म पर एक्सेस डिनाइड दिखा रहा है, तो या तो पासवर्ड गलत है या रूट से SSH अलाउड नहीं है। आप जो है संडे के को सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, मैं रिमोटली भी आपकी हेल्प कर दूंगा। राहुल गुप्ता जी कह रहे हैं थैंक यू जी। जयप्रकाश जी श्योर। मिसबा जी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दी सेशन। ज्ञानेश जी। देवेंद्र जी कह रहे हैं यस सर। अशरफुल जी कह रहे हैं हेलो सर, होप यू आर डूइंग वेल। जी मैं फ़िलहाल ठीक हूँ। वैन द नेक्स्ट सेशन विल बी, सो आई विल बी ऑन टाइम। देखिए सेशंस की जो टाइमिंग है वो है मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे 9:30। तो नेक्स्ट सेशन हम लाएंगे मंडे को, लेकिन संडे को भी हमारा सेशन होगा जिसमें मैं आपको रिमोट सपोर्ट प्रोवाइड करूँगा। जितने भी हमारे चैनल के मेंबर्स हैं, अगर उनको कोई इश्यूज़ आते हैं तो वो इस संडे वाले सेशन को भी ज्वाइन कर सकते हैं। राहुल गुप्ता कह रहे हैं आपने जो लिंक पर क्लिक किया वो कॉपी करके न्यू टैब में पेस्ट करें तो दिखाता है वेब पेज। हाँ बिल्कुल, जो स्टैटिक वेबसाइट होस्टिंग है, आई थिंक उसका क्वेश्चन आप मुझसे पूछ रहे हैं। तो जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट न्यू टैब में ही ओपन होता है। ज्ञानेंद्र जी गुड इवनिंग, थैंक यू फॉर दिस सेशन बोल रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन में फ़िलहाल इतना ही। अब मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में संडे को 9:30 पर, जहां मैं आपको रिमोट सपोर्ट प्रोवाइड करूंगा इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही होगी तो। उसके बाद फिर दोबारा मिलते हैं मंडे को 9:30 पर AWS के नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट एंड टेक केयर एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस लाइव सेशन। गुड नाइट।